नमस्कार। रघुवंश अकॅडमी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे महाराष्ट्र की ओर से कक्षा 11वीं 12वीं पाठ्यक्रम के दिशा निर्देश के लिए मार्गदर्शन के लिए आप सभी छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे छात्राओं, सबसे पहले मैं मेरा परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरा नाम आप देख ही रहे होंगे, प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक सी.बी. निकुंब माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। प्यारे छात्राओं, वैसे तो हमारे पाठ्य किताब में विस्तृत रूप से मार्गदर्शन है, फिर भी आप सभी को सरलता के लिए कुछ पाठ्यांश घटकों पर मैंने स्लाइड सहित लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और अगर यह रिकॉर्डिंग वीडियो आपको अच्छा लगे तो रघुवंश एकेडमी के लिए आप लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें या मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करें। यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्यारे छात्राओं, हम कक्षा 11वीं के लिए व्याकरण घटक के लिए रस इस भाग का अभ्यास करेंगे। यह भाग कक्षा 11वीं के लिए होने के कारण मैंने भाग क्रमांक 1 में रखा है। छात्राओं, रस, सभी साहित्य में रस को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। रस सिद्धांत की व्याख्या नाट्य शास्त्र के प्रमुख, साहित्य शास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत देने वाले कवीश्वर भरत मुनि ने रस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। उनका कहना था कि रस काव्य की आत्मा है। प्यारे छात्राओं, हम साहित्य का अर्थ है कि जिस रचना में काव्य, नाटक, गद्य, चित्र, शिल्प आदि प्रकारों का समावेश होता है, उन्हें साहित्य कहा जाता है। और इस साहित्य में रस को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। वैसे तो रस दर्शक और श्रोता के लिए दिखाई देने वाले प्रसंग के माध्यम से उत्पन्न होता है और मनुष्य जीवन के लिए रस अहम स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि साहित्य में अगर रस न हो तो साहित्य इतनी रुचिप्रिय नहीं लगेगा, इतनी जिज्ञासा से हम साहित्य पढ़ेंगे नहीं और निहारेंगे नहीं। और इसलिए नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि ने रस की एक सुंदर संस्कृत में व्याख्या की है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगत्र रस निष्पत्ति ही। यह भरत मुनि की व्याख्या आपके सामने दिखाई दे रही है। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के तत्वों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। छात्राओं, मैंने विभाव के आगे विभाव कौन से होते हैं यह टॉपिक वापर दिया है। विभाव इस घटक में, इस तत्व में नायक और नायिका का प्रमुखता से समावेश होता है। उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। साथ ही प्रदीपन विभाव में नायक नायिका कहाँ पर खड़े हैं, उनका परिवेश क्या है। उदाहरणार्थ, ये जो
मैंने घटक रखे हैं, यह श्रृंगार रस के लिए है। श्रृंगार रस प्रयुक्त होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए नायक नायिका का होना बहुत आवश्यक है। और वे उद्यान में है। ये उद्यान उनका एक परिवेश है और उस उद्यान में फूलों के पौधे हैं, अलग अलग रंग के पौधे हैं, अलग अलग रंग के फूल है, पेड़ है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, सामने नदी है। इस तरह के जो परिवेश है उनका समावेश विभाव में होता है। मतलब जब दर्शक वह विभाव देखता है तो पहले उसके मन में पहले स्टेप में, पहले घटक में श्रृंगार यानी प्रेम का भाव निर्माण होता है। अगला जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है, अनुभाव, श्रृंगार रस के लिए प्रेम के क्रियाकलाप को अनुभाव कहते हैं। मतलब नायक नायिका जो प्यार भरी बातें करते हैं, नायक नायिका को गुलाब का पुष्प देता है, उनके आंखों के भाव, उनके चेहरों के भाव, वो जो दोनों है नायक नायिका, उनका सहयोग आदि अनुभाव, इस तत्व में उनका समावेश होता है। व्यभिचारी भाव, तीसरा तत्व है व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस के लिए। जब नायक नायिका प्रेम की क्रियाकलाप करते हैं तब उनके चेहरे पर हर्ष, लज्जा, मोह आदि स्थायी आदि भावों का संचरण होता है। ये भाव ज्यादा देर तक नहीं रहते। चौथा तत्व है स्थायी भाव। जब दर्शक श्रोता यह सब तत्व देखते हैं तो उनके मन में जो हमेशा के लिए रहने वाले स्थायी भाव है, उदाहरणार्थ प्रेम भाव, इनका उद्यन होता है। और इन चार तत्वों के सहयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस व्याख्या को मैंने एक विस्तृत रूप से आपके सामने रखा है। ये केवल काव्य में नहीं होता, ये शिल्प में भी आप श्रृंगार रस देख सकते हो। और इसलिए अजंता जैसे जो हमारी महाराष्ट्र में लेनी है गुहा है, उनमें भी बहुत सारे शिल्प आप देख सकते हो और आपके मन में भी श्रृंगार रस का भाव उद्दीपित होता है। हम आगे रस के प्रकार के स्लाइड के बारे में देखेंगे। साहित्य शास्त्र में रस के प्रकार की एक तालिका दिखाई दे रही है। इनमें रस और स्थायी भाव, इनका वर्गीकरण किया है। साहित्य शास्त्र में 11 प्रकार के रस निश्चित किए गए हैं। पहला, रसों का एक जिसे ऊंचा स्थान आज के तरुण वर्ग देते हैं वह है श्रृंगार। स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा, शांत, स्थायी भाव शांति। करुण, शोक। हास्य, हास। वीर, उत्साह। रौद्र, क्रोध। भयानक, भय। बीभत्स, घृणा। अद्भुत, आश्चर्य। वात्सल्य, ममत्व। भक्ति, ऐसे 11 प्रकार के स्थायी भाव और उसके प्रमुख रस के प्रकार को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और ये जो 11 प्रकार के स्थायी भाव है हर एक मनुष्य के मन में हमेशा के लिए रहते हैं। जब ऐसी कोई साहित्य कृति हम पढ़ते हैं या ऐसा कोई प्रसंग देखते हैं तो यह स्थायी भाव हमारे मन में उनका निर्माण होता है और इससे हमें आनंद की प्राप्ति और अलग अलग भावनाओं की प्राप्ति होती है। ये हमारे 11 रसों की 11 प्रकार की भावनाएं हैं। छात्राओं, कक्षा 11वीं के लिए 5 रस और उनके प्रकार उदाहरण सहित आपके सामने रखे गए हैं।
पहला, करुण रस। उदाहरण समझिए, 11वीं के पाठ्य किताब में प्रेरणा नामक कविता पृष्ठ क्रमांक 1 पर कुछ काव्य पंक्तियां यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में ली है। यह काव्य पंक्तियां इस प्रकार: माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस उदाहरण का अगर हम विवेचन करें तो इस उदाहरण में माँ और बेटा, इन दोनों का संवाद अधोरेखित हुआ है। हालांकि माँ अपने बेटे से बहुत दूर है, या बेटा किसी कारण बहुत दूर निवास करता है, और इन कथ्य वस्तु को लेकर इन काव्य पंक्तियों में चित्रित किया है कि जब बेटा माँ को फोन लगाता है, बातें होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, और फोन पर बात करते समय दोनों रोते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो वे मिल नहीं सकते, फिर भी दोनों के विरह के कारण पढ़ने वाले श्रोताओं को इन काव्य पंक्तियों में करुण रस का बोध होता है। करुण रस का भाव है शोक, मतलब दुख। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ चुके होंगे कि करुण रस की एक व्याख्या बिल्कुल सरलता से आपके सामने प्रस्तुत है। व्याख्या इस प्रकार: किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट या उनका शोक, प्रियजनों के दुख, प्रियजन हमसे दूर है इसलिए उनका विरह, या उनके प्रति किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका से उत्पन्न होने वाला शोक भाव से करुण रस निर्माण होता है। प्रियजन का शोक, दुख, विरह, किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका से उत्पन्न शोक भाव से करुण रस का निर्माण होता है। यह व्याख्या, उदाहरण, उसके विवेचन के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। छात्राओं, हमारे पाठ्यक्रम में पृष्ठ क्रमांक 4 पर अन्य 2 उदाहरण करुण रस के संदर्भ में दिए हैं। वह उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा प्रकार का रस है वीर रस। पहले उदाहरण समझिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यह काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य किताब में प्रेरणा नामक कविता से पृष्ठ क्रमांक 2 पर से ली गई है। वीर रस समझने हेतु इस काव्य पंक्ति का विवेचन दिया है। इस चरणों में जीवन में आने वाले संकटों से मुकाबला कर उम्मीद रखने से उत्साह का संचार हुआ है। संक्षिप्त में विवेचन करें तो कवि सामान्य लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे जीवन मार्ग पर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वह संकट, वह निराशाजनक वातावरण दूर हट सकता है, और यह उम्मीद लेकर हमें निरंतर कर्म करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हम ना उम्मीद बन जाएंगे, निराश के खाई में गिर जाएंगे, और मौत जल्दी ही हमारे सामने दस्तक देकर खड़े होगी। और इसलिए संकट, दुख, निराशा,
विषमता, इनके मुकाबले करने के लिए हमें उत्साह का संचरण होना आवश्यक है। इनसे लड़ने के लिए, इन संकटों से लड़ने के लिए हमें उत्साह होना चाहिए। और यह उत्साह जिस काव्य प्रसंगों में, पंक्तियों में दर्शाया जाता है, वहाँ पर वीर रस उत्पन्न होता है। विस्तृत विवेचन के बाद व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। काव्य के प्रसंग में शत्रु से विद्रोह, संकटों का मुकाबला, अत्याचार का विनाश, कष्ट से मुक्ति, ऐसे प्रसंग के माध्यम से जो व्यंजित होने वाला रस है, उन्हें वीर रस कहते हैं। यह वीर रस की एक व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। प्यारे छात्राओं, भयानक रस समझने के लिए उदाहरण पढ़े। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ये जो काव्य पंक्ति है 15 अगस्त नामक कविता से ली गई है। पृष्ठ क्रमांक 10 पर यह काव्य पंक्ति है। काव्य पंक्ति के विवेचन के बारे में अगर हम देखें तो 15 अगस्त यह देश की सीमाओं का रक्षण करने वाले सैनिक और सामान्य देशवासी भी एक सैनिक की तरह देश के सामने आने वाले संकटों का मुकाबला करने वाले हैं। और इसलिए उन दोनों प्रकार के सैनिक को संबोधित करने वाली यह कविता है। इनमें भयानक रस क्यों उत्पन्न होता है? अगर हम देखें तो हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आगे का जो रास्ता है, डगर, वह बहुत कठिन है, बहुत भयानक है। इनमें कौन सा संकट, कौन सा मार्ग कितना कठिन होगा, ये हम कह नहीं सकते। शत्रु अलग अलग प्रकार के हैं। देश में अदृश्य रूप में आतंकवादी, यह भी एक शत्रु है। आज की परिभाषा में जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आज अदृश्य शत्रु हमारे सामने पूर्ण मानवीय को नष्ट करने पर तुला है, और वह है कोरोना नामक विषाणु की बीमारी जो द्रुत गति से बढ़ रही है। अगर इस तरह के शत्रु हमारे सामने खड़े रहते हैं तो बहुत हम डर जाते हैं, और इसलिए डर शब्द से उसकी भयानकता आती है। और इसलिए इस उदाहरण में कठिन जीवन मार्ग में विनाशकारी संकटों के कारण डर का भाव निर्माण होता है, और इसलिए इस काव्य पंक्ति में भयानक रस की व्यंजना हुई है। इससे एक व्याख्या सरलता से मैंने आपके सामने रखी हुई है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। और इस तरह आपको यह ध्यान में आया होगा कि भय का भाव निर्माण करने वाला कोई भी दृश्य हो, कोई भी साहित्य में गद्य के वाक्य हो या पद्य के काव्य पंक्तियाँ हो, तो हम हमारे मन में भयानक रस का अनुभव कर सकते हैं। छात्राओं, हास्य रस समझने के लिए उदाहरण पढ़िए। उदाहरण इस प्रकार: जलपुट आनी धरणी पर राख्यो, गही आन्यो व चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दोहू कर नावे। श्रेष्ठ भक्त सूरदास जी, जिन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का संचरण अपने साहित्य में किया, इनमें यह
काव्य पंक्ति ली है बाल लीला नामक कविता में से। पृष्ठ क्रमांक 24 पर यह काव्य पंक्ति स्थित है। उदाहरण का हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। सूरदास जी इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाल कृष्ण उन्हें समझाने के लिए माता जशोदा जलपुट लेकर आती है। जलपुट मतलब जल लोटा, और कहती है कि तुम्हें आकाश का चांद मैं इस जल लोटा में दिखाती हूँ। आकाश का चांद तो मैं तुम्हें ला नहीं सकती, फिर भी उस चंद्रमा के साथ तुम खेल सकते हो। और प्रभु बालकृष्ण जी ने उस जल लोटा में हाथ डालकर बार बार चांद को पकड़ने की कोशिश की है, और चांद को पकड़ते पकड़ते कृष्ण भी हंसते हैं, सूरदास भी हंसते हैं, और माता जशोदा भी हंसती है। और इन प्रसंग के माध्यम से सामान्य रसिकों के मन में हास्य रस का अनुभव होता है। इस तरह उदाहरण का विवेचन मैंने आपके सामने रखा है। हास्य रस पाठ्यक्रम में अन्य उदाहरण पढ़ने के लिए पृष्ठ क्रमांक 26 पर अन्य उदाहरण दिए हैं। ये भी हम संदर्भ के लिए ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से एक विस्तृत व्याख्या हास्य रस की हो सकती है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, उनके क्रियाकलाप, अटपटी रूप रंग एवं अनपेक्षित वाणी और अनपेक्षित व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निर्मिति होती है। मतलब काव्य में या प्रसंगों में या कोई सिनेमा के दृश्य में हम एक विचित्र सी वेशभूषा देखते हैं, उनके संवादों में अटपटी सी क्रिया जो हमने अभी तक सुनी नहीं है, ऐसे संवादों में शब्द या वाक्य का स्थान दिया जाता है। वाणी व्यवहार में अटपटी सी बातें होती है, हास्यजनक बातें होती है, तब हम ऐसे प्रसंगों को देखकर मन को मुक्त कर हंसते हैं और हमारे जीवन में आने वाले तनाव को भूल जाते हैं। और इसलिए सुदृढ़ आरोग्य के लिए हमें हंसना आवश्यक है और हास्य रस का अनुभव करना भी आवश्यक है। रस हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वात्सल्य रस। इसे समझने के लिए उदाहरण समझिए। श्रीफल मधुर चिरंजुआनी, सफरु चूरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। सूरदास जी के बाल लीला कविता में पृष्ठ क्रमांक 24 पर यह काव्य पंक्ति स्थित है। काव्य पंक्ति का विवेचन इस प्रकार। इस उदाहरण में माता जशोदा नन्हे बालकृष्ण के लिए खाने के लिए अलग अलग पदार्थ देती है। किसी भी माता के लिए नन्हा बालक कलेजे का टुकड़ा होता है और वह अपने बालक के साथ, अपने लड़के के साथ हर प्रकार की ममत्व भाव भरी क्रीड़ा करती है। इनमें माता जशोदा अपने बलिहारी जैसे बालकृष्ण को खाने के लिए श्रीफल, अलग अलग प्रकार का चूरा, खुबरा और बहुत सारे मीठे पदार्थ लाती है, खोआ लाती है, और इससे वह बालकृष्ण बहुत खुश होता है और बहुत चाव से वे खाद्य पदार्थ खाते हैं। जब यह दृश्य माता जशोदा देखती है तो बालकृष्ण की उस लीला के कारण उसके मन में ममत्व का भाव निर्माण होता है। और इस उदाहरण के साथ वात्सल्य रस की
अगर व्याख्या की जाए तो जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। अपने से छोटों का मतलब है छोटा बालक या कोई करीबी छोटा बालक हो, उन्हें खेलते समय या कोई खाद्य पदार्थ देते समय, उसका लाड़ प्यार करते समय माता के मन में ममत्व का भाव भी निर्माण होता है और देखने वाले जो भी हमारे दर्शक गण हैं उसके मन में भी वह दृश्य देखकर ममता खड़ी होती है, ममता का भाव जागृत होता है, तब वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। छात्राओं, इस पूरे स्लाइड वीडियो में मैंने भाग क्रमांक 1 में कक्षा 11वीं के रस व्याख्या, उनके प्रकार, स्थायी भावों के प्रकार और जो 5 प्रकार के रस मैंने प्रस्तुत किए हैं उनका एकदम सरलता के साथ आपके अध्ययन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उस हेतु सरल शब्दों का प्रयोग कर हमारे पाठ्यक्रम के कविताओं में आने वाले रस के अलग अलग उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपसे मेरी अपेक्षा है कि अन्य माध्यम से इन रस प्रकार के भी उदाहरण आपको संग्रहित करने हैं और इन रसों का आनंद लेना है। धन्यवाद।